हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जीडी की मैराथन क्लासेस। इसमें आपको दो सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, भारत जीके प्लस करंट अफेयर। और इससे पहले मैंने 15 पार्ट कवर करवाए हैं एसएससी जीडी के। बीच में कुछ कारणवश की वजह से मैं वो क्लासेस कंटिन्यू नहीं ले पाई हूँ और आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसलिए आज से आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। पर डे आपकी 2 क्लासेस आएगी, जिसमें एक क्लासेस में रहेगा हिंदी, साइंस और हिस्ट्री, और एक क्लास में रहेगा करंट अफेयर और भारत जी के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। और मैं कोशिश करूंगी कि पांचों के पांचों सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाए हुए आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि आपको मैथ्स और रीजनिंग ही अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बाकी सारी चीजें मैं कोशिश करूंगी कि आपको मेरे पढ़ाया हुआ सारा उसमें बैठ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। प्रथम प्रश्न है अपना, वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ क्या है? वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। उससे पहले हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू जी, और अब कौन आते हैं? जगदीप धनखड़ आ जाते हैं। ये करंट के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपन पहले। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछा गया है तो ये आ जाता है दिल्ली के अंदर। सभी जानते हैं आप कि अगर आप पहले ग्रामीण न्यायालय में जाते हैं, वहाँ आपको न्याय नहीं मिलता है, तो आप तहसील स्तर पे जाते हैं, तहसील स्तर में भी नहीं मिलता है, तो फिर आप जिला न्यायालय पे जाते हैं, वहाँ पे भी नहीं मिलता है, तो फिर उच्च न्यायालय जैसे राज्य सरकार के द्वारा संचालित होती है उसमें जाते हैं, उसमें भी अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हो। और इन सब के बाद किसका नाम आता है? तो वो राष्ट्रपति जी का नाम आता है। मुख्य न्यायाधीश का नाम आपसे पूछा गया है, तो मुख्य न्यायाधीश है यूयू ललित। ललित कौन से नंबर के हैं ये न्यायाधीश? तो ये नंबर के हैं 49वें। कौन से नंबर के हैं ये? 49वें नंबर के क्या हैं? न्यायाधीश हैं। इनसे पहले रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा, बोबड़े, ये सब रह के जा चुके। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति भी कौन है? तो ये उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो कौन है? जगदीप धनखड़। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपसे पूछा गया है, तो ये आ जाते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है ये? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति जी बनी है वो भी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, तो अभी ये हाल ही में चेंज हो चुके हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो ये है वी.आर. चौधरी। कौन है? वी.आर. चौधरी। वी.आर. चौधरी क्या है? वायुसेना अध्यक्ष है। और कौन से नंबर के हैं ये? तो ये आते हैं 27 पे, 27वें नंबर पे हैं ये। इनसे पहले 26 अपना कार्यकाल पूरा करके जा चुके। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब इसमें क्या है? नीति आयोग में हमेशा ही इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, हमेशा ही नीति आयोग के अध्यक्ष वो ही रहेंगे। 2014-15 से पहले नीति आयोग का नाम क्या था? योजना आयोग, जिसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? नीति आयोग रख दिया गया है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं, तो ये आते हैं बलवीर सिंह चौहान। कौन है? बलवीर सिंह चौहान क्या हैं? तो ये 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। ये आपके इसमें टॉप 100 क्वेश्चन शामिल होंगे जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन हैं? तो इसके निदेशक आते हैं अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार क्या है ये? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक हैं अरुण कुमार। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक, इसको क्या कहते हैं? भेल भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? भेल भी इसको कहा जाता है।
तो इसके निदेशक आपसे पूछा गया है, तो इसके निदेशक है नलिन। क्या नाम है इनका? नलिन सिंघल। नलिन सिंघल क्या है? तो इसके निदेशक हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति आपसे पूछा गया है, तो इसके कुलपति है प्रोफेसर नागेश्वरम। प्रोफेसर नागेश्वर कौन है ये? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर काबर। चंद्रशेखर काबर क्या है? तो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर स्टेट लेवल की एग्जाम दे रहे हैं या स्टेट लेवल का अगर आपसे पूछा गया है, जैसे कि मध्य प्रदेश की कोई भी अकादमी हो, राजस्थान की कोई भी अकादमी हो या कोई और स्टेट की अकादमी हो, तो वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो उसी की राजधानी के अंदर देखने को मिलेगी। और यहाँ अगर भारत की बात की जाए तो साहित्य अकादमी यानी कि कोई भी स्टेट का नाम यहाँ पे क्लियर नहीं है, सिर्फ अकादमी पूछा गया है। या कोई भी लगभग 98% अकादमी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो दिल्ली के अंदर ही देखने को मिलेगी। और जितने भी स्टेट लेवल की अकादमी होती है वो कहाँ होती हैं? तो उनकी राजधानी स्तर पर ही होती है। थोड़ी बहुत जो अकादमी वगैरह होती है वो इधर उधर जिले में होती है। बाकी आपको ये आंसर अच्छे से लगाना है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, क्योंकि साहित्य अकादमी आपसे पूछा गया है या प्रमुख अकादमी या संस्थान कहाँ है भारत की? तो प्रमुख है दिल्ली के अंदर, और अगर राज्य की पूछा जाए तो वो राजधानियों के अंदर आ जाती है। इसरो के अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं। इससे पहले थे के सिवान, और अभी नए कौन बन चुके हैं? तो वो है एस सोमनाथ बन चुके हैं, 10वें नंबर के हैं। और इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था, के शिवान का, इनको 2022 तक इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। और अभी हाल ही में कौन बने हैं? एस सोमनाथ बन चुके हैं, और ये 10वें अध्यक्ष हैं इसरो के। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक आपसे पूछा गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है उसके निदेशक कौन हैं? तो उसके निदेशक हैं अजीत कुमार मोहाती। कौन है? अजीत कुमार मोहाती क्या है? तो इसके निदेशक हैं भाभा परमाणु अनुसंधान के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले कहाँ से संबंधित हैं ये? तो ये है न्यूजीलैंड से। इंडियन क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आ जाता है दुबई के अंदर। तो ग्रेग बर्कले हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो न्यूजीलैंड से संबंधित हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। नेक्स्ट हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, तो इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। कौन है? थॉमस बॉक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। और इससे पहले अपन ने क्रिकेट परिषद का देखा था। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक। कहाँ से संबंधित है ये? तो ये संबंधित है जर्मनी से। कहाँ से संबंधित है? जर्मनी से ये संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं ये? तो ये आ जाते हैं 25वें नंबर पे। 25वें नंबर के हैं ये। शक्तिकांत दास क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। और ये वाला क्वेश्चन आपके करंट के इसमें एग्जाम में आ चुका है। तो जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं आपको करंट के क्वेश्चन, ये नॉर्मल चीजें तो पता होना चाहिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास, और ये 25वें नंबर के हैं। ऐसे कौन से गवर्नर हैं जो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और गवर्नर भी रह चुके हैं? उनको अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। तो वो कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, तो ये आ जाते हैं दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा क्या है? तो ये है भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष। भारत की सबसे युवा महिला पायलट आपसे पूछा गया है, तो ये आती है आयशा
अजीज, आयशा अजीज क्या है ये? तो ये सबसे युवा महिला पायलट हैं भारतीय की। तो भारतीय सेना की पहली महिला जज आपसे पूछा गया है, यानी कि भारतीय सेना की आपसे पूछा गया है कि पहली महिला जज कौन है? तो ये आ जाती है ज्योति शर्मा। कौन है ये? ज्योति शर्मा। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? नाइजीरिया की राजधानी क्या है? जो कि यहाँ की एक सीमेंट बहुत प्रसिद्ध है, इससे आप याद रख सकते हैं। नाइजीरिया की राजधानी कौन सी है? अंबुजा सीमेंट तो आप सभी जानते होंगे। तो नाइजीरिया की राजधानी भी क्या है? अंबुजा। पिनाक क्या है? पिनाक आपसे पूछा गया है कि पिनाक क्या होता है? तो ये क्या है? एक रॉकेट का नाम है। क्या है? रॉकेट का नाम है पिनाक। और ये क्या है? पहला स्वदेशी रॉकेट है और इसका नाम क्या है? पिनाक इसका नाम रखा गया है। क्लियर है? आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2022 सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किसे मिला, यानी कि कौन से राज्य को मिला है? तो वो मिला है यूपी को। किसके लिए मिला है? तो काशी कॉरिडोर के लिए मिला है। काशी कॉरिडोर। और इससे भी बड़ा कॉरिडोर कहाँ बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और इसका नाम क्या है? महाकाल लोक भी इसको कहते हैं या महाकाल कॉरिडोर भी इसको कहा जाता है। तो काशी कॉरिडोर को मिलता है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। इसकी थीम क्या थी? इसकी कोई भी थीम नहीं थी। और दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि अतिथि कौन था, तो उस समय भी कोई अतिथि नहीं था। 200 रुपए ब्राइट येलो के ऊपर किसका चित्रण अंकित किया गया है? तो यानी कि 200 रुपए आपसे पूछा गया है कि 200 रुपए पे किसका चित्र बनाया गया है? तो इस पे बनाया गया है सांची का स्तूप का। किसका है? सांची का स्तूप। तो सांची के स्तूप का चित्रण इस पे बना हुआ है 200 रुपए के नोट पे। 2000 के नोट पे किसका है? तो मंगलयान का है। जब अपन नोट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ा दूंगी। तो किसका है इस पे? तो सांची का स्तूप। ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। यास क्या है? तो ये एक प्रकार का तूफान या इसको चक्रवात भी कह सकते हैं। तूफान या फिर चक्रवात भी इसको कह सकते हैं। चक्रवात कहां से आता है ये? तो बंगाल की खाड़ी से। नाम किसने दिया? अब यास नाम किसने दिया? तो ये देता है ओमान देश के द्वारा क्या किया गया है? यास इसको नाम दिया गया है तूफान या चक्रवात को। प्रभावित क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए कि यास तूफान या चक्रवात के द्वारा जो एरिया प्रभावित हुए हैं तो वो कौन से हैं? तो वो हैं ओडिशा और पश्चिम बंगाल। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ये भयंकर तबाही मचाते हैं। कौन सा तूफान है ये? यास इसका नाम दिया गया है ओमान के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, गुलाब क्या है? तो गुलाब भी क्या है? ये भी एक तूफान या चक्रवात है। क्या है? तूफान इसको कह सकते हैं आप, या चक्रवात भी इसको आप कह सकते हैं। अब इसका नाम किसने दिया गुलाब? तो पाकिस्तान के द्वारा इसका नाम दिया गया है। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा इसको नाम दिया गया है गुलाब। अब मतलब देखो आप, तूफान या चक्रवात को और कोई नाम नहीं दे सकते थे, गुलाब नाम दिया है वो भी पाकिस्तान के द्वारा। ये भी कहां से आता है? तो ये भी बंगाल की खाड़ी से आता है। कहां से आता है? बंगाल की खाड़ी से आता है। और इससे अगर आपसे पूछा जाए कि प्रभावित एरिया कौन सा है, तो प्रभावित यही रहता है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो यास तूफान के बारे में भी अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा एरिया प्रभावित है या कौन से राज्य प्रभावित होते हैं, तो उड़ीसा पश्चिम बंगाल होते हैं। और अगर गुलाब के बारे में भी पूछा जाए तो भी यही रहेगा। सिर्फ आपको एक चीज याद रखना होगा कि यास नामकरण किसने कर दिया था इस तूफान का, तो ओमान के द्वारा। और गुलाब का अगर आपसे पूछा जाए तो वो किसने किया है? पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, सर्वाधिक वन्य क्षेत्र वाला राज्य आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक वन कहाँ पे हैं। अब यहाँ बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपसे पूछा गया है सर्वाधिक वन कहाँ पे हैं।
तो सर्वाधिक वन कहाँ आ जाते हैं, तो वो मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मैग्रोव कहाँ पे हैं, अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये आ जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर। सर्वाधिक मैग्रोव, तो ये कहाँ आता है, पश्चिम बंगाल के अंदर। सर्वाधिक मैग्रोव कहाँ पे हैं, तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर। सर्वाधिक वन कहाँ पे हैं, तो वो मध्य प्रदेश के अंदर। सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाए कि चंदन की लकड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो वो फिर कर्नाटक आ जाएगा, क्योंकि चंदन के जंगल हैं वहाँ पे। और आपसे सिर्फ वन के बारे में पूछा गया है कि सर्वाधिक वन कहाँ पे है पूरे भारत के अंदर, तो वो सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट है, चाय सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो आप आंसर लगाओगे चीन। चाय से च करके चीन आप याद रख सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है, असम गुवाहाटी के अंदर होता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, औरंगाबाद जिले का नया नाम क्या है। तो इसका नया नाम है संभाजी नगर। क्या है इसका नाम, संभाजी नगर। क्या है इसका नाम, संभाजी नगर इसका नाम रखा गया है औरंगाबाद जिले का। जवाहरलाल नेहरू रोड का नया नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नाम भी अभी हाल ही में चेंज कर दिया गया है, और इसका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी मार्ग। नरेंद्र मोदी मार्ग। क्या है इसका नया नाम, नरेंद्र मोदी मार्ग। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का अगर आपसे नाम पूछा जाए, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम क्या कर दिया गया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, तो ये आ जाता है यूपी के अंदर। और इसका अगर आपसे नया नाम पूछा जाए तो ये है यूपी कैंट। यूपी कैंट। क्या है इसका नया नाम, यूपी कैंट इसका नया नाम रखा गया। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, काफी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्या पता आपकी एग्जाम में या आपके पास में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिले। तो व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, तो इसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। APJ अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम रख दिया गया है व्हीलर द्वीप का। रास द्वीप का नया नाम क्या है, तो रास द्वीप का नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। या फिर यह भी हो सकता है कि रास द्वीप का नया नाम क्या है, तो नेताजी भी लिखा हुआ आपको देखने को मिल सकता है, तो नेताजी द्वीप भी इसको कह सकते हैं। सिरार, कोंग, हाथी मिर्च, तोमे एंगलोंग, संतरा, कंचई, नींबू का GI टैग कौन से राज्य को मिला है, तो ये GI टैग प्रमुख है, तो ये मिलता है मणिपुर को। किसको मिलता है, मणिपुर राज्य को मिलता है इन सारी चीजों का GI टैग। जीरा फूल चावल का GI टैग कौन से राज्य को दिया गया, जीरा फूल कौन से राज्य को मिलता है, छत्तीसगढ़ को दिया गया है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, चिन्नौर चावल कड़कनाथ मुर्गा का GI टैग किस राज्य को दिया गया है, यानी कि चिन्नौर के चावल भी यहाँ के प्रसिद्ध हैं और कड़कनाथ मुर्गा भी यहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये GI टैग किसको मिलता है, तो ये मिलता है मध्य प्रदेश को। किसको मिलता है, मध्य प्रदेश को। हमर बेटी अमर मान योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये इसी राज्य से संबंधित है जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। कौन है वो, तो वो है छत्तीसगढ़। महिला निधि योजना किस राज्य से संबंधित है, महिला निधि योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है कर्नाटक से। ये कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है, तो ये कर्नाटक सरकार से संबंधित है महिला निधि योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य से संबंधित है, इंदिरा गांधी, तो ये संबंधित है राजस्थान से। और इसी राज्य के अंतर्गत एक और योजना चलाई जा रही है, उसको क्या कहते हैं, इंदिरा रसोई भी इसको कहा जाता है। स्कूल चलो अभियान योजना किस राज्य से संबंधित है, स्कूल चलो, तो ये किससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश से।
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है स्कूल चलो अभियान। मातृशक्ति उदिता योजना किस राज्य से संबंधित है? अब मातृशक्ति से संबंधित योजना कौन से राज्य से चलाई जा रही है? तो ये आ जाएगा हरियाणा। और यहीं से एक और योजना चलाई जा रही है जो कि देश में बहुत चर्चा का विषय रही है। पानीपत से जो योजना चलाई जा रही है उसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि बहुत सारा कन्या भ्रूण हत्या कहाँ से होती है, तो हरियाणा के अंतर्गत देखने को मिली है, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोसार महोत्सव उत्सव कहाँ मनाया गया है? लोसार का आपसे पूछा गया है, तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये लद्दाख के अंदर। कहाँ मनाया गया है? लद्दाख के अंतर्गत। आगे बढ़े, नेक्स्ट है हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया गया है? हार्नबिल महोत्सव, तो ये नागालैंड के अंदर मनाया गया है 2020 का। और अगर आपसे 2021 का पूछा जाए तो ये आ जाएगा त्रिपुरा के अंदर। कहाँ पे आ जाएगा? त्रिपुरा के अंदर हार्नबिल महोत्सव। आगे बढ़े, नेक्स्ट है भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो भारत भाग्य विधाता महोत्सव है ये, तो ये मनाया जाता है दिल्ली के अंदर। कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के किस स्थान पे मनाते हैं? तो लाल किले के अंदर। लाल किले के अंतर्गत, लाल किले के अंतर्गत मनाया जाता है भारत भाग्य विधाता महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड के किस स्थान पे मनाते हैं इसको? तो इसको मनाते हैं ऋषिकेश में। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 2020-21 जो लिखा हुआ है इसको सिर्फ 21 जून आपको याद रखना है। कहाँ मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। भारत के द्वारा चलाया गया योग महोत्सव है ये, और अब इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको चलाया जा रहा है। और अभी 2021 का हाल ही में कहाँ चलाया गया है? तो उत्तराखंड ऋषिकेश के अंतर्गत यह महोत्सव मनाया गया है। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? इससे पहले जितने भी अंतरिक्ष यान गए हैं वो मानव रहित थे, अब ये मानव युक्त है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है गगनयान। कब जाएगा ये गगनयान? तो ये जाएगा 2024 के अंतर्गत। बीबी लाल कौन थे? अब ये हमारे बीच में नहीं है, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। पुरातात्विक विभाग से संबंधित थे ये। बहुत चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं ये, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। इनका नाम था बीबी लाल, जो कि अभी हाल ही में 2021 में इनका निधन हो चुका है। बिरजू शाह कौन थे? ये भी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। बिरजू शाह ये हमारे बीच में नहीं है। कौन थे ये? तो ये भारतीय मुक्केबाज थे। इनका भी अब निधन हो चुका है। 4 सितंबर 2021 को इनका निधन हो चुका है। और अभी आपकी एग्जाम में इसको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो हाल ही में 1-2 एग्जाम हुई है उसमें ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। शिंजो आबे कौन थे? तो ये थे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। कौन थे ये? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनका भी निधन हो चुका है, ये भी अब हमारे बीच में नहीं है। आगे बढ़े, लियोनिद क्राउचुक कौन थे? तो ये भी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, इनका भी निधन हो चुका है। और ये कौन थे? यूक्रेन के राष्ट्रपति थे ये। और ये स्वतंत्र राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति थे, जो कि इनका निधन हो चुका है और अब ये हमारे बीच में नहीं है।
सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन का औसत कितना होता है? तो कितना होता है? 70 से 72 के मध्य होता है। संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारों पर निर्णय कौन लेता है? तो इनके मध्य निर्णय कौन लेता है? तो ये लेता है वित्त आयोग। कौन लेता है? वित्त आयोग। इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो निर्णय लिया जाता है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? और इससे पहले मैंने आपसे पूछा था कि योजना आयोग का अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन है? तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। और योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, और इससे पहले मैं आपको बता भी चुकी हूं कि हमेशा ही योजना आयोग का अध्यक्ष या पदेन अधिकारी कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। क्लियर? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था UNCED द्वारा। UNCED के द्वारा। UNCED के द्वारा क्या किया जाता है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। भटकल पत्तन स्थित है, यह एक जगह का नाम है जो कि कहाँ पे स्थित है? तो स्थित है कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल आपसे पूछी गई है कि कौन बनता है? तो वो बनती है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। तो ये कौन थी? तो ये स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल ये बनी है। और ये वाला क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम में देखने को मिला होगा। आप इसको IMP लगाएंगे और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या क्या है? तो इसकी कोई भी संख्या नहीं है। कोई भी संख्या नहीं है। कोई भी संख्या नहीं है। आपको वहां ऑप्शन में देखने को मिलेगा 1 है, 5 है, 7 है, 3 है, या फिर लिखा हुआ मिलेगा एक भी संख्या नहीं है या इनमें से कोई भी नहीं। तो इनकी बुध ग्रह की एक भी संख्या नहीं है। विशेषता अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में लॉर्ड कर्जन द्वारा सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है। तो किस क्षेत्र में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण सुधार का कार्य किया था? तो कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में ये सुधार का कार्य करते हैं। भारत का ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता था। तो किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में इसी में पारित किया था। तो किस में पारित किया था? तो ये करते हैं बंबई अधिवेशन में। किस में करते हैं? बंबई अधिवेशन में। बंबई अधिवेशन में क्या करते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना पहला प्रस्ताव रखा है यहाँ पे। यह प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ पे रखा था? तो बंबई अधिवेशन के अंतर्गत रखा था। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था कि अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। यह शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को कहे गए थे। तो किसके द्वारा कहे गए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है ये? तो देश के प्रथम PM हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है? 14 से 15 अगस्त की मध्य यानी 13 से 14 अगस्त की मध्य रात्रि को झंडा फहरा के स्वतंत्रता दिवस या स्वतंत्रता का आह्वान किया जाता है और कहा जाता है कि हमने जो वादा किया था उसको आज अपन समर्थता के साथ में पूर्ण करने जा रहे हैं। तो किसने कहा था? 14 अगस्त 1947 की रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था और यह पूरा भी हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव आपसे पूछा गया है, तो यह है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम। ये वाला क्वेश्चन भी आपने काफी टाइम रेलवे की एग्जाम में नोटिस किया होगा और इस बार आपकी एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन आएगा ही। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन है? A.O. ह्यूम है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है राजा राममोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? किसके विरुद्ध किया था? तो ये चाहते थे कि सती प्रथा खत्म हो जाए। सती प्रथा।
तो सती प्रथा के विरुद्ध क्या किया था इन्होंने, एक ऐतिहासिक आंदोलन किया था। सती प्रथा क्या होता है कि किसी जो महिला होती है उसका जो हस्बैंड होता है वो एक्सपायर हो जाए तो उसी के साथ में, उसी चिता के साथ उसको जला दिया जाता था या उसको दफना दिया जाता था। तो उसके अंतर्गत क्या आता था, सती प्रथा इसको कहा जाता था, जो कि इन लोगों ने उसका विरोध किया और एक पूरा आंदोलन इन्होंने बना दिया। तो ऐतिहासिक आंदोलन इनके द्वारा किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, और इन्होंने यह आंदोलन करके क्या किया था, सती प्रथा का विरोध किया था। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है, तो किसकी अनुमति से, तो राज्यपाल। और यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ोगे क्योंकि विधानसभा दे रखा है, न कि सदन यहाँ पे लिखा हुआ, न कि लोकसभा, न राज्यसभा। यहाँ पे पूछा गया है राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल की अनुमति से। संघ की संसद में शामिल होता है, या आपसे पूछा जाए कि संसद के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है, तो सर्वप्रथम नाम आता है राष्ट्रपति का, फिर आता है राज्यसभा का, और फिर आता है निम्न सदन का या लोकप्रिय सदन लोकसभा का। ये उच्च सदन है, ये निम्न सदन है, और लोकप्रिय सदन भी इसी को कहा जाता है लोकसभा का। आप सीधे से अनुच्छेद याद रखने के लिए सरला याद रखिए, और 79, 80 या 81, स से हो जाएगा संसद, र से हो जाएगा राज्यसभा और ल से हो जाएगा लोकसभा। तो इनके अनुच्छेद 79, 80 और 81। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इनका पद शामिल होता है। अनुच्छेद आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि संसद का मैंने बता दिया है, राज्यसभा का बता दिया और लोकसभा का भी मैंने आपको बता दिया है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 2 बार चुने गए हैं, तो कौन चुने गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार चुने गए हैं राष्ट्रपति के रूप में। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के अग्रदूत कौन थे, विधवा पुनर्विवाह के अग्रदूत आपसे पूछा गया है, तो ये आते हैं ज्योतिबा फुले। इन्होंने क्या किया था, अब राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या किया गया था, सती प्रथा का विरोध किया गया था, या इनके द्वारा अंत किया गया था कि अब सती प्रथा न हो, इसके ऊपर पूर्णतः रोक लगा दी जाए। और इनके द्वारा क्या किया गया था, विधवा पुनर्विवाह एक्ट ये लेके आए थे कि पहले क्या होता था कि कोई भी स्त्री विधवा हो जाती थी तो उसको पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था, पर ज्योतिबा फुले द्वारा क्या किया गया, एक एक्ट लेके आए, या एक अग्रदूत के रूप में ये उभर के सामने आए, और इन्होंने क्या किया कि ये विधवा पुनर्विवाह एक्ट को इन्होंने पारित किया ताकि वो फिर से अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सके। काले वन कहाँ पाए जाते हैं, ये विश्व स्तरीय आपसे पूछा गया है कि विश्व में काले वन सर्वाधिक आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये आ जाएंगे जर्मनी के अंदर। जर्मनी के अंदर क्या है, काले वन पाए जाते हैं। आगे बढ़े, प्रसिद्ध गिर वन स्थित हैं। गिर नेशनल पार्क आप जानते हैं, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, गुजरात के अंदर आ जाएगा। भारत का पहला वायसराय है, तो भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपकी एसएससी जीडी में इस बार बनेंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि इससे आउट ऑफ आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाए। सभी सांसदों की, सभी सदन की, सांसदों की नहीं है ये, सभी सदन की मां कहलाती है, तो पार्लियामेंट कौन सी है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ब्रिटेन की पार्लियामेंट क्या कहलाती है, तो सभी सदन की मां कहलाती है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपसे पूछा गया है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है देहरादून में। कहाँ पे है, देहरादून में पेट्रोलियम। अगर आपसे पूछा जाए कि तेल के कुएं कहाँ पे हैं, तो वो असम के डिगबोई क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में काफी टाइम देखने को मिला है। वह स्थान जहाँ पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है, तो कहाँ पे होता है, किशनगढ़ के अंदर,
किशनगढ़ के अंतर्गत होता है। कहाँ पे है ये? तो ये है राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है? भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी यानी छोटे रूप में यहाँ आपको देखने को मिलेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम आपसे पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम है मूलशंकर। क्या नाम है इनका? मूलशंकर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और वन महोत्सव का सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 जुलाई के मध्य। और इसमें क्या होता है? तो वृक्षारोपण किया जाता है। किसकी देन है ये? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यूनेस्को का मुख्यालय आपसे पूछा गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है पेरिस के अंदर। कहाँ पे है? पेरिस, पेरिस फ्रांस के अंतर्गत स्थित है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड द्वीप क्या है? तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है लखनऊ के अंदर। लखनऊ के अंदर। कहाँ पे आ जाता है? तो लखनऊ के अंतर्गत आ जाता है। अनुसूची जिसमें शामिल बैंक को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुच्छेद की दूसरी सूची में, किसमें है? दूसरी सूची में, दूसरी सूची में शामिल किया गया है। इसका सीधा सीधा सा जवाब आप ये भी दे सकते हो कि ये सिर्फ दूसरी सूची में शामिल है, पर आपको ये पूरा लिखा हुआ मिले तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुच्छेद में दूसरी सूची के अंतर्गत इसको रखा गया है। अध्याशी सरकार में राष्ट्रपति होता है। अध्याशी सरकार में राष्ट्रपति क्या होता है? तो ये विधानमंडल के ऊपर आश्रित नहीं होता है। विधानमंडल के ऊपर आश्रित नहीं होता है। कौन नहीं होता है? तो राष्ट्रपति आश्रित नहीं होता है। प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहलाती है। तो ये पद्धति कहाँ से ली गई है? तो ये पद्धति निषेधाधिकार की कहाँ से ली गई है? स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड से ली गई है निषेधाधिकार की पद्धति। जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था तो प्रमुख देश जितने भी हैं वहां से कोई ना कोई चीज ली गई, जैसे मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या नीति निर्देशक तत्व, धर्मनिरपेक्षता, वो किसी न किसी राज्य से अलग अलग से ली गई है। तो निषेधाधिकार कहाँ से लिया गया है? स्विट्जरलैंड से लिया गया है। स्विट्जरलैंड से लिया गया है। तो ये संविधान के अंतर्गत शामिल है। भारतीय संविधान जो कि है भारत, ये विश्व में जितने भी संविधान है उसमें सबसे बड़ा संविधान अगर आपसे पूछा जाए तो वो भारत का संविधान है। और अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा संविधान या कौन से देश का संविधान है जो लिखित एवं निर्मित नहीं है, तो वो इंग्लैंड का संविधान है जो लिखित नहीं है। परंतु अगर आपसे पूछा जाए लिखित निर्मित संविधान या सबसे बड़ा संविधान, तो वो आ जाएगा भारत का संविधान। और सबसे अधिक समय भी बनने में इसी को लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि पूरी इसको लगती है संविधान को बनाने के अंदर। अकबर की दूसरी राजधानी कौन थी? तो अकबर की दूसरी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। और पहली कौन सी थी? तो आगरा, जहां पे ये खुद रह के क्या अपने शासन का संचालन किया करता था। तो अकबर की दूसरी राजधानी आ जाती है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी इसने क्यों बसाई थी ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में मैं SSGD की इससे पहले जो 14-15 क्लासेस हो चुकी है मैं उसमें आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश आपसे पूछा गया है, तो ये आ जाता है पुर्तगाल। पुर्तगाल।
प्रथम पुर्तगाली जो भारत आता है उसका नाम क्या है? वास्को डी गामा। यह अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम यूरोपीय कौन है जो भारत के अंतर्गत आ जाता है, तो वास्को डी गामा। कहा जाता है कि ये जब भारत की खोज के लिए आए थे तो इन्होंने नाव के अंदर जो भी चूहे थे वो भी खाए थे भूख के मारे। तो ये चीज सही है या गलत पता नहीं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो पुर्तगाल था। इनके द्वारा ही क्या किया गया था? तो भारत को मैप के अंदर डाला गया था। आगे बढ़े, नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया है? तो ये लागू करते हैं लॉर्ड कर्जन। कौन करता है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू करता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? क्योंकि इनको बौद्ध धर्म पसंद था, या बौद्ध धर्म से ये क्या हुए थे? बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया था? चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा करना पसंद किया था। सर्वप्रथम कौन आता है चीनी यात्री? तो वो आता है हेनसांग। कौन से राजा के दरबार में आता है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो यह है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम एक और क्या है? तो वो सूखा बंदरगाह भी है। तो देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र अगर आपसे पूछा जाए तो विशाखापट्टनम, और ये एक बंदरगाह भी है। कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, जीविका और अवसर का उपकरण होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का यह कथन है, कृषि को स्थायी समुदाय की आजीविका का अवसर उपकरण होना चाहिए। यह कथन कहा गया था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में टिप्पू सुल्तान और किसके मध्य होती है? तो ये होती है लॉर्ड कार्नवालिस के मध्य होती हैं। इससे आपके 2 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। श्रीरंगपट्टनम में किसकी संधि होती है? 1792 में होती है, और टिप्पू सुल्तान और लॉर्ड कार्नवालिस के मध्य होती है। और इस संधि का नाम क्या था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। किस देश के साथ एक समझौते के तहत सुभाष चंद्र बोस ने एक्सिस देशों के कैदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी या फिर गठन किया था? तो इसमें कौन सा देश शामिल था? तो ये था जापान। कौन था शामिल? जापान शामिल था, और उन्हीं के सहयोग से क्या कर पाए ये? तो आजाद हिंद फौज का ये गठन कर पाए। आगे बढ़े, नेक्स्ट है प्राचीन भारत के किस भाग में खरोष्टी लिपि 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी के मध्य में प्रयोग किया जाता है? मतलब 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 3री शताब्दी तक इसका प्रयोग किया जाता था। तो इसका नाम था खरोष्टी लिपि। कहाँ पे उपयोग होता था? तो गांधार में। कहाँ पे होता था? गांधार एक स्थान का नाम है जहाँ पे यह खरोष्टी लिपि का बहुयाद या बहुमात्रा में इसका प्रयोग किया जाता था। तो 3री ईसा पूर्व से लेके 3री ईसा पूर्व तक इसका प्रयोग किया जाता था गांधार में। जमरुद्द का युद्ध और सिखों और अफगानों के मध्य अप्रैल 1837 में लड़ा गया, जिसमें अफगान हार गए, लेकिन सिखों का एक मुख्य सेनानायक मारा गया। वह सिख सेनानायक कौन था? तो वो थे हरि सिंह नालवा। इनको सिखों के द्वारा आज भी पूजा जाता है, हरि सिंह नालवा को। क्या होता है? जमरुद्द एक युद्ध होता है जिसमें सिख और अफगान दोनों शामिल होते हैं, और इनमें इनकी हार हो जाती है सिखों की, लेकिन एक मुख्य सेनानायक जो होता है हरि सिंह नालवा, ये मारे जाते हैं। तो इनको क्या करते हैं? तो सिख आज भी इनको पूजते हैं। इन्हें 10 गुरु के साथ में अगर कहा जाए तो इनका नाम लेना भी वाजिब है, क्योंकि हरि सिंह नालवा युद्ध में शहीद होते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन अंग्रेजी शासन द्वारा 1930 एवं 32 ईस्वी के बीच संवैधानिक सुधार हेतु आयोजित किए गए थे। कांग्रेस ने किन गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये लेते हैं दूसरे सम्मेलन में भाग लेते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, तीनों में भाग लेने वाले हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
ये क्या करते हैं, तो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं गांधी जी, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या अंग्रेजी शासन के द्वारा इसमें क्या किया जाता है, तो कांग्रेस के द्वारा इसमें सम्मेलन में शामिल किया जाता है। भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या होते हैं, तो ये मसौदा समिति के अध्यक्ष होते हैं। जब भारतीय संविधान का निर्माण होता है तो कहा जाता है अस्थायी और स्थायी दो अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए, या काफी टाइम एग्जाम में आ भी चुका है, अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आ जाता है, और अगर आपसे स्थायी सदस्य पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाएगा। और अगर आपसे भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पूछे जाए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आ जाएंगे, और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, तो भारतीय संविधान को लिखा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। संसद की संवैधानिक सभा हेतु कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा हिस्सा आवश्यक है, तो 1/10, यानी 10 में से एक हिस्सा भी होगा तो भी आवश्यक रूप से चलेगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों को वर्ष के लिए किस सत्र में राष्ट्रपति संबोधित करता है, तो प्रथम सत्र में क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उनको संबोधित करते हैं राष्ट्रपति जी। तो कब करते हैं, प्रथम सत्र के अंतर्गत इनको संबोधित किया जाता है। किस धार्मिक नेता ने 4 मठों को स्थापित किया है, तो शंकराचार्य के द्वारा क्या किया जाता है, 4 मठों की स्थापना की जाती है। इस देश में ग्रेट विक्टोरी मरुस्थल स्थित है। अब विक्टोरी नाम आ गया तो आप सीधे इंग्लैंड आंसर लगा दोगे, पर इसका आंसर इंग्लैंड न होके क्या है, ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा, न कि विक्टोरिया का वो इंग्लैंड। तो द ग्रेट विक्टोरिया अगर आपको लिखा हुआ मिले तो ये मरुस्थल कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ना कि इंग्लैंड ब्रिटेन के अंदर। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च और विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है, तो ये है हैदराबाद। दूसरा है कलपक्कम, और तीसरा तिरुवनंतपुरम। तो आपको एग्जाम में अगर ऑप्शन देखने को मिले तो हो सकता है कि तीनों एक साथ लिखे हुए हो, फिर अलग लिखे हुए हो, ये भी हो सकता है, या फिर तीनों में से सिर्फ एक भी आ जाए। तो आप तीनों के तीनों याद रखिए ताकि आप इसमें कंफ्यूज न हो, क्योंकि हो सकता है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अलग अलग टाइप से भी हो सकता है, या सिर्फ आपको हैदराबाद ही देखने को मिले, कलपक्कम ही देखने को मिले, या फिर तिरुवनंतपुरम ही देखने को मिले। तो तीनों जगह पे हैं, आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। बखान कॉरिडोर क्या है, बखान कॉरिडोर आपसे पूछा गया है, तो ये क्या है, तो ये है जैसे अफगानिस्तान। तो बखान कॉरिडोर आपसे पूछा गया है, जैसे कि भारत में काशी कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर बना हुआ है, ऐसा कोई कॉरिडोर ना होके इन्होंने सिर्फ नाम दे रखा है। जैसे ये दिशा है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये अफगानिस्तान जो देश है, इसका उत्तर पूर्वी जो छोर है, उत्तर पूर्वी जो सीमा या बॉर्डर इसको कहा जाता है, उसी एरिया का इन्होंने नाम दे रखा है, उसका नाम है बखान कॉरिडोर। क्या नाम है इसका, बखान कॉरिडोर। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उत्तर पूर्वी जो एरिया है या सीमा बॉर्डर वगैरह जो है, इसका नाम क्या दिया गया है, बखान कॉरिडोर इन्होंने नाम दिया है। नेस्ले कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, नेस्ले कंपनी का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, तो ये है स्विट्जरलैंड। नेस्ले की कॉफ़ी, चाय, बिस्किट आपने खाए पिए होंगे और आपको अच्छे से पता होगा। तो नेस्ले की कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है स्विट्जरलैंड के
अंदर। ये थे आज के अपने टॉप 100 क्वेश्चन एसएससी जीडी की एग्जाम के लिए। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।